हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा आज हम जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं जो नई यूनिट का है, जिसका नाम है बेस प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस, जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की यूनिट का है, जो 6वीं यूनिट है, चैप्टर 5। इसको हम आज से डिस्कस करना है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये सबसे पहले तो जेनेटिक्स क्या क्या चीज़ होता है, जेनेटिक्स को समझ लीजिए बेटा। जेनेटिक्स क्या चीज़ है, अगर पूछ ले कि जेनेटिक्स को डिफाइन कर दो, सीधा सीधा आपको लिखना है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। कि ये एक बायोलॉजी की ही एक शाखा है जिसमें हम इनहेरिटेंस पैटर्न को और वेरिएशंस को हम स्टडी करते हैं, इसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। और जेनेटिक्स शब्द की जो जेनेटिक्स शब्द है, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने सन 1905 में किया था, ठीक है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने सन 1905 में किया था। इनका नाम याद रखिएगा बेटा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दिया कि सर ये आपने कहा कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये इनहेरिटेंस क्या चीज़ है। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन अगर वो ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे जनरेशन में, उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके संतानों में जो ट्रांसफ़र होता है उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और जो पेरेंटल कैरेक्टर से वेरिएशंस उसमें देखने को मिल रहा है, जो भिन्नता उनको देखने को मिल रही है, इसी को हम विभिन्नता कहते हैं, भिन्नता कहते हैं, ठीक है ना। ये वेरिएशंस होता है, ठीक। तो जेनेटिक्स के को पढ़ने से पहले बेटा सबसे पहले हम जेनेटिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। कुछ टर्मिनोलॉजी को समझने के बाद ही हम आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, जो जैसे अगर हमने आपको जेनेटिक्स अगर आप पढ़ना है तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। जैसे बेटा सबसे पहला है एलिलोमॉर्फ्स या एलील, ठीक है ना। एलिलोमॉर्फ्स या एलील, ठीक है ना। एलिलोमॉर्फ्स या एलील। अब देखो बेटा, एलिलोमॉर्फ्स या एलील, इसका प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने ही सन 1906 में ही किया था, ठीक है ना। नाम याद रखिएगा बेटा, बार बार इनका नाम याद आएगा। बेटसन ने सन 1906 में इस शब्द का बेटा इसका प्रयोग किया था बेटा। इसका नाम दिया था जिसका मतलब होता है बेटा कि जो जीन होते हैं, जिसे आप मॉडर्न में आप जीन कहते हो, जो क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं, ये क्रोमोसोम्स पर मौजूद ये एलील्स बेटा पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं और ये बिल्कुल क्रोमोसोम पर, ठीक है ना, क्रोमोसोम पर एक समान स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये क्रोमोसोम्स है, अगर यहाँ पर एक जीन पाया जा रहा है, एक यहाँ पर एक एलील पाया जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर एक जीन पाया जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, एक समान स्थान पर होंगे, ठीक है ना, एक सिमिलर पोजीशन पर होते हैं। और जो एलील जिस क्रोमोसोम के जिस स्थान पर पाए जाते हैं उसको बेटा हम लोसाई कहते हैं, ठीक है ना। लोसाई मतलब स्थान जहाँ पर ये एलील प्रेजेंट होते हैं, ठीक, उनको हम एलील्स कहते हैं। और यही एलील्स ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। यही जो होते हैं ट्रेट्स को, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यही एलील जो है जीन के रूप में ले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंगल फॉर्म में हो जाते हैं जब गैमेटोजेनेसिस होता है तब। आगे आप समझेंगे बेटा, ठीक है ना। कुछ और टर्म्स हैं, जैसे हम यहाँ पर है जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्या चीज होता है बेटा, फिनोटाइप क्या चीज होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप। ये बेटा हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि ऐसे शब्द आपको आगे आने वाले हैं, ताकि आप बार बार ना पूछे कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, ठीक है। जीनोटाइप फिनोटाइप क्या चीज है, इसको समझ लो बेटा। फिनोटाइप का मतलब ये होता है कि ऐसा लक्षण जो बाह्य रूप से आपको दिख जाए, ठीक है ना, एक्सटर्नली आपको दिख जाए। जैसे आप अगर मुझे देखोगे तो मुझे कहोगे मेरी हाइट इतनी है, मेरे बालों का रंग कैसा है, स्किन कलर कैसा है, ये सारी चीजें जो आप बताते हो, ये क्या है बेटा, ये फिनोटिपिक कैरेक्टर्स हैं, जो बाहर एक्सटर्नली आपको अपीयरेंस हो जाए, ये फिनोटिपिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, जीनोटाइप का मतलब ये होता है कि बेटा जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन, और इस जो जीनोटाइप होता है इसको सबसे पहले जीनोटाइप शब्द का प्रयोग बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा,
पूछा गया क्वेश्चन है। जीन शब्द को किसने दिया था बेटा? एक जोहानसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। जीन शब्द का नाम जो दिया था बेटा, जीन शब्द का जो नाम दिया था वो एक जोहानसन नाम के एक साइंटिस्ट थे बेटा, जोहानसन। इन्होंने ये जीन शब्द को दिया था, लेकिन ये इसको डिफाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है ना, कि जीन का रोल क्या होता है। ठीक, तो जो जीनोटाइप होते हैं, जीनोटाइप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा होमोजाइगस और एक होता है हेट्रोजाइगस, ठीक है ना। एक होता है हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब ये होता है बेटा कि अगर कोई भी एलील, ठीक है ना, कोई भी एलील अगर सिमिलर एलील अगर सेम पोजीशन पर मौजूद होते हों, बात को समझिएगा बेटा। अगर कोई भी एलील, जो एलील होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, अगर उनका पेयरिंग जो एलील की होती है अगर वो सिमिलर होते हैं तो उसको बेटा हम होमोजाइगस कहते हैं। जैसे हमने कहा कि चलो ये दो पेयर एलील हैं, ये कैसे हैं? ये सिमिलर हैं। ये कैसे हैं? ये सिमिलर है। ये कैसे हैं? ये सिमिलर है। ये दोनों कैसे हैं? सिमिलर हैं। ये एक दूसरे जो सिमिलर होते हैं, जो सिमिलर एलील होते हैं, ठीक है ना, उनको हम होमोजाइगस कहते हैं। यानी अगर जो दो जीन्स होते हैं वो जीन्स दोनों अगर सिमिलर हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान हैं, तो वो होमोजाइगस कहलाते हैं। अगर ये जीन्स, ये एलील्स डिसिमिलर हो, ठीक है ना, समान ना हो, ठीक है ना, तो इस कंडीशंस में हो, ठीक है ना, इस कंडीशन में हो, तो इनको क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोजाइगस कहते हैं, ठीक है ना, हेट्रोजाइगस इनको कहते हैं। ठीक, यानी ये चीज आपको पता चला, ठीक है ना। यानी सिंपल से कुछ टर्म्स हैं, इनको इनको अपने दिमाग में बेटा रखना है। आपने एलील समझा, फिनोटाइप समझा, जीनोटाइप समझा, ठीक है ना। जीनोटाइप जो हमने आपको बताया कि जो आपको तो ये बेटा दिखते तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे इंटरनल जो आपके क्रोमोसोम पर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, जैसे मेंडल ने कहा था, आगे हम देख लेंगे उसको। कुछ जो जीन्स होते हैं वो जीन्स किस फॉर्म में है, कैसे हैं वो, यानी उसका जीन्स का कॉम्बिनेशन कैसा है, ठीक है ना, वो कैसा होता है, उसी को हम बेटा जीनोटाइप कहते हैं, जो कि हमें एक्सटर्नली दिखता नहीं है। ये दो तरीके से हो सकते हैं, होमोजाइगस हो सकता है और हेट्रोजाइगस हो सकता है, ठीक है ना। यानी इस जीन शब्द की जो परिकल्पना किया था, आप इसको याद रखिएगा, जोहानसन ने सन 1909 में किया था, ठीक है ना। जीन शब्द का जो नाम दिया था जोहानसन ने 1909 में इसको दिया था, ठीक है बेटा। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद अब बढ़ते हैं मेंडल के रोल पर बेटा, ठीक है ना, मिटाते हैं इसको। हाँ ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, एक चीज़ और बताना इसमें भूल गए थे बेटा, जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की जो परिकल्पना, जो नाम दिया था, बेटसन और सैंडर्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, बेटसन और सैंडर्स ने, इन्होंने इसको दिया था, ठीक है ना, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस नाम। ठीक, चलो अब आते हैं बेटा हम लोग किस पे, मेंडल्स का रोल क्या है जेनेटिक्स पे, ठीक है ना, जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं बेटा। जो मेंडल है, मेंडल का जन्म बेटा 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून नाम के इस शहर में हुआ था। ये बेटा एक चर्च में पादरी थे, ठीक है, एक चर्च में फादर थे। उसमें उस चर्च के गार्डन में बेटा ये जब घूमते टहलते देखते थे, वहाँ पर जो पौधे देखते थे, इन पौधों में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती थी, विभिन्नता देखने को मिलती थी। जैसे मटर के पौधे पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और मटर के पौधों को देखा तो ये काफ़ी आश्चर्यचकित थे कि कुछ मटर के पौधे के तने की लंबाई अधिक है, कुछ तने की लंबाई छोटा है, कुछ के फूलों का कलर वायलेट है, कुछ के फूलों का कलर वाइट है, कुछ के जो फलियाँ हैं उसके कुछ येलो हैं, कुछ ग्रीन है। ये ज़्यादा वेरिएशंस देख करके इनके दिमाग में काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत पहले ही इसके बारे में पता चल गया था कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से ही जो पेरेंट्स से जो उनकी अगली संतान आती है, उसके संतानों में ही ये लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं। और इसका एक्सपेरिमेंट बेटा 17वीं शताब्दी में कई सारे साइंटिस्ट ने करने का प्रयास किया था। जैसे सारग्रेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, कैमरेनस नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने
जो है इस विषय पर काम करने का प्रयास किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कई सारे आनुवंशिक लक्षणों को, कई सारे इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर के इन्होंने प्रयोग किया था, जिस वजह से ये कंफ्यूज हो गए थे और कोई भी नतीजा नहीं निकाल पाए थे। लेकिन जो मेंडल है, मेंडल ने सन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सन 1856 से लेकर 1863 तक, ठीक है ना, 1856 से लेकर के 1863 तक, यानी इन 7 वर्षों के बीच में, ठीक ना, इन 7 वर्षों के बीच में इन्होंने जो है मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसको बेटा पाइसम सेटाइवम कहते हैं, ठीक है ना, पाइसम सेटाइवम, जो कि एक बेटा गार्डन पी है, ठीक है ना, गार्डन पी है। मटर के पौधों को इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिलेक्ट किया। अब सवाल यह है कि मटर के पौधों को ही इन्होंने क्यों सिलेक्ट किया? इसमें कुछ कारण थे बेटा। जो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र हो रहे थे, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इनका पैटर्न क्या होता है, मोड क्या होता है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए इस प्लांट को सिलेक्ट किया। लेकिन इसे ही क्यों? इसके कुछ कारण थे बेटा, क्योंकि ये जो मटर का पौधा होता है ये एनुअल प्लांट होता है। एनुअल होता है और साथ ही साथ ये 3-4 महीने तक ही इसकी जीवन काल होती है, और ये आसान 3-4 महीने तक इसका जीवन काल होता है, और इनका रखरखाव आसान होता है, ठीक है ना। ये सारे कारण थे। और एक कारण ये था, इनके जो फ्लावर होते हैं, इनके फ्लावर बंद प्रकार के होते हैं, अर्थात इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना होती है। दूसरी चीज़ बेटा, इसमें जो मटर के पौधे होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात मोनोइसियस या हर्माफ्रोडाइट आप इनको कह सकते हैं, कि यानी मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों एक ही प्लांट में बनते हों, ठीक, एक ही प्लांट में बनते हों। ये और तीसरा कारण ये था कि इस मटर के पौधों में आनुवंशिक जो जेनेटिकल ट्रेड्स को सेलेक्ट करने के लिए इन पौधों में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी देखने को मिल रही थी। इतने सारे वेरिएशंस को इन्होंने इतने सारे जो फैक्टर थे, जो कारक थे, ये इन सब चीज़ों को मिला करके इन्होंने मटर के पौधों को अपना प्रयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त समझा, और फिर उसके बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की। तो इन्होंने, जो मैंने कहा कि कई सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने सेलेक्ट किया, वो सारे कैरेक्टर्स थे बेटा, वो उन्होंने कुल 7 पेयर कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया था। वो 7 पेयर कैरेक्टर क्या थे बेटा? वो था आपका उस मटर के पौधे में क्या था बेटा? वो स्टेम हाइट था, ठीक है ना, स्टेम हाइट था, फ्लावर पोजीशन था, ठीक है ना बेटा, स्टेम हाइट था, फ्लावर कलर था, ठीक है ना, फ्लावर कलर था, फ्लावर पोजीशन, ठीक है ना, फ्लावर पोजीशन था, हाँ, जो पॉड शेप था, पॉड कलर था, सीड शेप था और सीड कलर था, ठीक है ना, सीड कलर था। यानी इन सारे इतने 7 पेयर कैरेक्टर्स को इन्होंने सेलेक्ट किया। स्टेम हाइट जो है बेटा, स्टेम हाइट, यहाँ आप एनसीईआरटी के 5.1 के जो टेबल दिया है उसमें देख लीजिए, स्टेम हाइट जो है टाल या ड्वार्फ थे, और फ्लावर कलर वायलेट वाइट थे, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल थे, पॉड शेप जो फलियां होती हैं वो कैसा था बेटा? इन्फ्लेटेड, या तो फूला हुआ था या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड था, ठीक है ना, फूला हुआ था या कॉन्स्ट्रिक्टेड था बेटा। हाँ, जो एक्चुअली बेटा लाइट की प्रॉब्लम है तो इन्वर्टर आवाज़ करने लगा था, इस वजह से बंद किया। ठीक है, मैं क्या बता रहा था आपको? फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल, पॉड शेप इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी जो फलियां हैं वो फूली हुई हैं कि सिकुड़ी हुई हैं, और पॉड कलर था, वो फलियों का कलर येलो ग्रीन होता है। सीड शेप वो राउंड या रिंकल्ड होता है। सीड शेप बेटा राउंड, अगर राउंड देखते हैं, कुछ सीड मटर के पौधे के देखते हो उसमें कुछ धंसे सिकुड़े हुए होते हैं, रिंकल्ड झुर्रीदार जिसको कहते हैं। सीड कलर जो होता है बेटा येलो या ग्रीन कलर का होता है, ठीक। इतने सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने सेलेक्ट किया, ठीक है ना बेटा, सेलेक्ट किया, और अपना जो है एक्सपेरिमेंट इन्होंने शुरू किया। और इन्होंने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट में एक सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर के अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी। जो सिंगल कैरेक्टर्स था, अगर आप समझ लीजिए कि अगर एक सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के हम क्रॉस कराते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बेटा, मोनो हाइब्रिड
मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी अगर हम सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के हम क्रॉस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने इसका प्रयोग किया था, ठीक है। सबसे पहला अगर यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि स्टेम हाइट में हमने आपको बताया कि एक टाल प्लांट होता है और एक ड्वार्फ प्लांट होता है। टाल प्लांट के लिए इन्होंने अंग्रेजी जो इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर होते हैं वो कैपिटल टी का प्रयोग किया, और जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं, ड्वार्फ प्लांट के लिए इन्होंने स्मॉल टी का प्रयोग किया। अब आप इसको देख करके बताइए हमको कि ये कैसा है बेटा, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। आप कहोगे सर भी आपने बताया था कि अगर जो समान एलील्स होते हैं, समान जो जीन से मिलकर के एलील बनाए हैं वो बेटा होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ठीक है ना, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ठीक। तो ये कैसा है बेटा, ये प्लांट कैसा है, ड्वार्फ है। ये प्लांट कैसा है, टाल है, ठीक है ना। इनका गैमेटोजेनेसिस होगा, एक कैपिटल टी आएगा, इनका गैमेटोजेनेसिस होगा, एक स्मॉल टी आएगा। कैपिटल टी यहाँ पर स्मॉल टी इसलिए लिया गया बेटा क्योंकि मटर का पौधा जो होता है ना वो डिप्लॉइड होता है। तो वो डिप्लॉइड होता है तो गैमेटोजेनेसिस करने के बाद मियोसिस करते हैं, तो उसमें हैप्लॉइड ही उसके गैमेट्स में ये एलील्स ये जीन्स आएंगे बेटा, ठीक है ना। फिर क्या किया, और फिर इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल क्रॉस किया, ठीक है ना, आर्टिफिशियल क्रॉस किया। आर्टिफिशियल क्रॉस करने का तरीका आपको पता है, देखो हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ही बता दिया था कि हमने क्या किया, अगर किसी फ्लावर के हमने मेल पार्ट को कट करके निकाल दिया तो वो कहलाता है इमैस्कुलेशन, और फीमेल पार्ट के अगर हमने स्टिग्मा को हमने कवर कर दिया किसी बटर पेपर से तो वो कहलाता है बैगिंग। वो हम आपको बता चुके थे। यहाँ पर इमैस्कुलेशन और बैगिंग यहाँ पर मेंडल पहले कर चुके थे। फिर क्या किया इन्होंने ड्वार्फ प्लांट वाले पर, ठीक है ना, ड्वार्फ प्लांट वाले का इन्होंने इमैस्कुलेशन कर दिया था। इसके पॉलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर किया, ठीक है ना, इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर किया। सपोज चलो इसको देखते हैं, ये क्या है, ये बेटा ड्वार्फ मटर का पौधा है, ये लॉन्ग टाल मटर का पौधा है। हमने इसके सारे एंथर को कट करके निकाल दिया, अर्थात इसका इमैस्कुलेशन कर दिया, और इसके एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा पर हमने यहाँ पर ऐसे गिरा दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये इस पे बेटा टाल प्लांट वाले का एंथर यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब है कि अब इसमें टाल वाले कैरेक्टर्स को हमने इसमें इंसर्ट कर दिया है। तो जो अब यहाँ पर जो F1 ये जो पहला जो हमने पेरेंटल सेलेक्ट किए हैं तो इसे पेरेंटल पीढ़ी कहा जाता है, ठीक है ना। P का मतलब यहाँ पर पेरेंटल है। तो जो पहली पीढ़ी इनको प्राप्त होती है वो एक कैपिटल T आएगा, और ये यहाँ पर ये स्मॉल t आया। तो ये जो पहली पीढ़ी आई इन दोनों पौधे को क्रॉस करने के बाद जो उसमें फल लगा जो मटर के बीज बने, उस मटर के बीज को जब इन्होंने बोया तो सारे के सारे पौधे इनके टाल निकल गए, अर्थात F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे इनके कैसे निकल गए, टाल निकल गए। तो यहाँ पर ये आल पौधे क्या निकले बेटा, आल पौधे जो हैं टाल निकल गए। कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। F1 का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। यहाँ पर ये सारे के सारे पौधे टाल निकल गए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार हमने एक तो ड्वार्फ पौधा लिया था, एक टाल पौधा लिया था, और हमारे पास जो अगर मान लेते हैं हमारे पास अगर 4 पौधे निकले हैं, एक मटर के बीज में अगर 4 दाने हैं, मटर के एक पॉड में, एक फली में अगर 4 दाने हैं, तो चारों दानों को हमने जब बोया तो बोने के बाद सारे के सारे पौधे टाल निकल गए। हमने तो यहाँ पर ड्वार्फ भी, उसमें ड्वार्फ का जो एंथर था, एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन था, हमने उसको भी डाला था, ड्वार्फ पौधा नहीं आया। तो इस चीज को देख करके उन्होंने कहा कि देखो भाई जो ड्वार्फ वाला है ना, ड्वार्फ वाला कमजोर है और ये वाला मजबूत है, टाल वाला मजबूत है, यानी ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, ये प्रभावी है। तो इन्होंने इसी रिजल्ट के आधार पर पहला नियम निकाला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस का नियम, कि देखो भाई जो प्रभावी होगा वही अगली पीढ़ी, जो लक्षण प्रभावी होंगे वही लक्षण F1 पीढ़ी में एक्सप्रेस कर जाएंगे। जो लक्षण प्रभावी नहीं हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, उनको इन्होंने क्या कहा, रेसेसिव ट्रेट्स कहा, ठीक है ना, रेसेसिव अप्रभावी लक्षण कहा। तो यहाँ पर ये चीज आपको क्या मिले बेटा, सभी के सभी टाल मिल गए, अर्थात ये जो टाल वाला कैरेक्टर है ये कैसा है, प्रभावी है। तो इन्होंने यहाँ पर पहला नियम निकाला, ठीक है ना, पहला नियम निकाला, क्या नियम निकाला, लॉ ऑफ डोमिनेंस का नियम, ठीक है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस का नियम। यानी सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के पहले नतीजे से ही, पहले रिजल्ट जो इनको मिला, पहला नियम मिल गया इनसे, क्या, लॉ ऑफ
डोमिनेंस का नियम, ठीक है ना। फिर क्या किया इन्होंने, इसको सेल्फिंग करवा दिया, ठीक है ना, सेल्फिंग करवा दिया। सेल्फिंग का मतलब कि सेल्फ क्रॉस करवाया इन्होंने, कोई जो है एंथर स्टिग्मा कुछ रिमूवल नहीं किया, कोई इमैस्कुलेशन बैगिंग नहीं किया। तो क्या मिला इनको बेटा, तो इसको देखिए यहाँ नीचे अगर हम लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी है यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या है आपका F1 जनरेशन है। इसको जब इन्होंने सेल्फ क्रॉस करवाया, इसको जब इन्होंने सेल्फ क्रॉस करवाया, तो मैं यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पर आपको सेल्फ क्रॉस में, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर इसमें गैमेटोजेनेसिस हम करेंगे तो इसमें दो डिफरेंट प्रकार के गैमेट्स हैं, दो डिफरेंट प्रकार के गैमेट्स हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के गैमेट्स यहाँ पर दिखे आपको, जैसे एक गैमेट्स यहाँ पर कैपिटल टी मिला, एक गैमेट्स यहाँ पर स्मॉल टी मिला, ठीक है ना। गैमेटोजेनेसिस जैसे हमने आपको बताया था कि बेटा अगर हम एक्स वाई और एक्स वाई गैमेटोजेनेसिस, एक्स वाई का गैमेटोजेनेसिस करते हैं तो उसमें आपको 50% एक्स मिलते हैं, 50% वाई मिलते हैं। अगर एक्स एक्स का ही करते हैं तो उसमें हम 100% एक्स को ही पाते हैं, गैमेट्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स हैं, अर्थात हाइब्रिड यहाँ पर मिला है ना। क्या है ये, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस? आप कहोगे हेट्रोजाइगस है सर, ठीक है ना, हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस आपको मिला है, ठीक। यहाँ पर वही सेम गैमेट्स यहाँ पर भी मिलेंगे, सेम गैमेट्स यहाँ पर मिलेंगे। इसका इससे क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, माफ कीजिएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है ना। फिर इसका इससे क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे क्रॉस किया तो स्मॉल टी। तो यानी इनको बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 3 पौधे जो थे वो टाल मिल गए, और एक पौधा जो था वो कैसा मिल गया, ड्वार्फ मिल गया, ठीक है ना बेटा। दिखाई दे रहा है, 3 पौधा जो है टाल मिल गए और एक पौधा जो है इनको ड्वार्फ मिल गया। तो इन्होंने कहा कि यार देखो यहाँ पर तो हमने सारे के सारे पौधे टाल लिए थे, यहाँ पर हमने सारे के सारे पौधे टाल लिए थे, ये भी टाल है, ये पौधे टाल हैं दोनों, ठीक है ना, क्योंकि F1 में है। तो जो यहाँ पर हमारी F2 जनरेशन आती है, F2 जनरेशन में ड्वार्फ वाला पौधा कहाँ से आके टपक पड़ा, इनके दिमाग में आया कि अरे वही जो हमने फर्स्ट जो पेरेंटल जनरेशन लिया था ये वाले में, इसमें जो हमने पेरेंटल में हमने एक ड्वार्फ का पौधा रखा था, ठीक है, ड्वार्फ पौधा रखा था। F1 में वो ड्वार्फ वाला लक्षण नहीं दिखा, लेकिन F2 में यानी सेकंड फीलियल जनरेशन में वो F2 वाला लक्षण, वो ड्वार्फ वाला लक्षण जो है हमको मिल गया, दिख गया। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो पेरेंटल कैरेक्टर इसमें एक्सप्रेस नहीं हुआ है ये वाला, लेकिन इसमें किसी न किसी फैक्टर के रूप में, ठीक है ना, फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया था, कोई ना कोई फैक्टर जो है वो इस लक्षण को इसमें रखा हुआ था, और वो फैक्टर आगे जाकर के सेपरेट हो गया, पृथक्करण हो गया, ठीक है ना, पृथक हो गया। तो यहाँ पर F2 में एक दूसरा कैरेक्टर, यहाँ पर F2 में वो पेरेंटल कैरेक्टर आकर के सेपरेट हो गया, सेग्रीगेट हो गया। इस नियम के आधार पर इन्होंने दूसरा नियम निकाला बेटा, दूसरा नियम निकाला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही इन्होंने 2 रूल्स को सॉर्ट आउट कर लिया, निकाल लिया। क्या निकाला इन्होंने, देखो यहाँ पर निकाल लिया कि ये जो पहला जो है जो F1 में दिखा डोमिनेंट होगा, उसे लॉ ऑफ डोमिनेंस निकाला। जो F2 में पेरेंटल कैरेक्टर भी यहाँ पर दिख गए, उसको दूसरा नियम निकला इन्होंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन निकाला, ठीक है ना। तो अब आप देखिए बेटा, इसी चीज को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बेटा रेजिनाल्ड सी पुनेट, ठीक है ना, एनसीईआरटी ने दे रखा है बेटा। रेजिनाल्ड सी पुनेट ने इसी F2 जनरेशन को, ठीक है ना, F2 जनरेशन को एक जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाने का प्रयास किया है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर एनसीईआरटी ने इसमें लिखा है कि इसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से इसको समझाने का प्रयास किया है। कैसे किया है इस चीज को भी थोड़ा सा समझिएगा, जिसको पुनेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना, पुनेट स्क्वायर कहते हैं। चलो हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, ठीक है, देखो इसको, ठीक, जैसे पुनेट स्क्वायर में इसको समझते हैं। यहाँ पर ये था बेटा, इन्होंने एक 4 खाने का एक बॉक्स बनाया, ठीक है ना, 4 खाने का एक बॉक्स बनाया, ठीक। यहाँ पर ये आपके
F1 है, F1 के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझाना है, जो कि एक आसान तरीका होता है समझने का। यहाँ पर ये कैपिटल टी का एक था, एक स्मॉल टी लिया, यहाँ पर एक कैपिटल टी लिया, यहाँ पर एक स्मॉल टी लिया, ठीक है ना, क्योंकि ये पेरेंटल प्लांट ही है, पेरेंटल प्लांट ही है। इनको पेपर पे समझाने के लिए यहाँ पर एक आसान तरीका बताया है। इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस करा देंगे तो हमें ये प्राप्त हो गया, इस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा देंगे तो हमें ये प्राप्त हो गया, इस कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी के साथ क्रॉस करा देंगे तो ये प्राप्त हो गया। बेटा पहले हम कैपिटल टी ही लिखेंगे, ठीक है ना, रूल होता है। यहाँ पर ये स्मॉल टी ये प्राप्त हो गया। तो ये पौधा कैसा निकला, टाल निकला, ये पौधा कैसा निकला, टाल निकला, ये पौधा कैसा निकला, टाल निकला, ये कैसा निकला, ड्वार्फ निकला। तो आप यहाँ पर देखिए बेटा कि जो फिनोटिपिकली अगर आप इनको देखें, यानी अगर बाहर से आप इनको देखें तो आप कहोगे सर फिनोटिपिक रेशियो अगर हमने निकाला, फिनोटिपिक रेशियो अगर हमने निकाला तो 3 पौधे टाल थे और एक पौधा ड्वार्फ था। कहने का मतलब 75% पौधे जो थे वो टाल थे और 25% पौधे जो थे वो ड्वार्फ थे। अब इसमें कह दिया कि चलो भाई बहुत हो गया फिनोटिपिक, अभी हमको आप जीनोटिपिक निकाल के दिखा दो, ठीक है ना, जीनोटिपिक रेशियो निकाल के दिखा दोगे। आप जीनोटिपिक में आप कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आप बताए थे जीनोटिपिक 2 प्रकार का होता है, एक होता है होमोजाइगस, एक 3 प्रकार, दो तरीके का हमने आपने बताया था, एक होता है होमोजाइगस, एक होता है हेट्रोजाइगस, ठीक है ना, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। तो इसमें फिनोटिपिक के साथ जीनोटिपिक अगर आपको रिलेट करोगे तो आपको 3 चीजें मिलेंगी। 3 चीजें क्या मिलेंगी आपको कि सर यहाँ पर होमोजाइगस टाल मिला, ठीक है ना, होमोजाइगस टाल मिला। कितने मिले, एक होमोजाइगस टाल कितना है, एक ही है ना, क्योंकि देखो ये होमोजाइगस है, ठीक है ना, होमोजाइगस टाल कितना मिला, 1 मिल गया। अब आपको ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, आप कहोगे सर हेट्रोजाइगस टाल कितना मिला, हेट्रोजाइगस टाल कितना मिला, आप कहोगे सर 1 मिला, नहीं 2 मिले हैं, ठीक है ना बेटा, एक ये है, एक ये है, 2 मिल गया हेट्रोजाइगस टाल। और होमोजाइगस ड्वार्फ कितना मिला, 1 मिल गया। होमोजाइगस ड्वार्फ कितना मिला, होमोजाइगस ड्वार्फ कितना मिला, 1 मिल गया। तो यानी जो जीनोटिपिक रेशियो आया, होमोजाइगस टाल 1, हेट्रोजाइगस टाल 2, होमोजाइगस ड्वार्फ 1, ठीक है, ये रेशियो आपको यहाँ पर ये प्राप्त होता है। ठीक, इतना आपको समझ में आया बेटा कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या चीज होता है, और F2 में ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कैसे होते हैं, इतना आपको पता चला। अब थोड़ा सा और इसको समझ लो बेटा, इस जो ये जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो थोड़ा सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है एनसीईआरटी ने, जो कि बहुत आसान है। आपको इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको समझाने का प्रयास किया है। जैसे मैंने कहा कि बेटा जो है 3:1 रेशियो जो आपको प्राप्त हुए हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर, उसमें 1/4 क्या है, 1/4 क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर मिलते हैं, ठीक है ना, यानी ड्वार्फ पौधा मिला। 1/4 यानी 1/4 जो है ड्वार्फ पौधा मिलता है, 3/4 जो है 1/4 जो है ड्वार्फ मिलते हैं, और 3/4 जो है क्या मिलते हैं, वो लॉन्ग में टाल पौधे मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3 जो है डोमिनेंट थे, ठीक है ना। 4 में से हम सिलेक्ट कर रहे हैं बेटा, 4 में से 3 जो है टाल मिल गए, तो 3/4 टाल हो गए, डोमिनेंट हो गए, और जो है 1/4 जो है 1/4 जो है उसका ड्वार्फ था। ठीक, ये चीज था। इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर जैसे बताया है बेटा कि अगर हम इसको, ठीक है ना, अगर हम इसको ax + by² से अगर इसको समझने का प्रयास करें, वो ax + by² का फार्मूला आपको पता ही होगा, ax + by का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसी फार्मूले के आधार पर ये समझाने का प्रयास किया है। जैसे अगर हम इसको हाफ टी प्लस हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी लेते हैं, ठीक है ना, हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी लेते हैं, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी इंटू हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी। ये हमें आपको यहाँ पर इसको हम अगर एलेबोरेट करते हैं तो हमें इस तरीके से मिलता है। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम इनके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हाफ कैपिटल टी, ठीक है ना। फिर इसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन हम इनके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस
कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया, ठीक है ना, हाफ कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल गया। नहीं बेटा हाफ नहीं है, 2 2 4 हो जाएंगे, गलती कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पर, ठीक है ना, गलती कर रहे हैं, 2 2 4 हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं इसको हम, ठीक है ना। 1/4 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/4 कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना बेटा, 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इनका इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, प्लस जो है बेटा 1/4 कैपिटल टी और स्मॉल टी, 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी, ठीक है ना, ये चीज हमको मिल गया। अब देखो बेटा ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है ना, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, तो ये कट जाएंगे, क्या मिलेंगे बेटा, ठीक है ना, क्या मिलेंगे इनको देखो 1/4 कैपिटल टी प्लस क्या मिलेंगे, ये 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी, ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा बेटा, क्या मिलेगा 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी, ये आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। तो जो हमने जीनोटिपिक रेशियो आपको बताया था कि 1:1 जो यहाँ पर मिल रहा है, 1:1 जो यहाँ पर मिल रहा है, तो 1/4 यानी ये क्या है बेटा, होमोजाइगस टाल है, ठीक है ना, होमोजाइगस टाल यहाँ पर मिला, ठीक है ना, होमोजाइगस टाल यहाँ पर मिला। ये क्या मिला, यानी कि अगर आधे सब में से आधे पौधे, यानी 1/2 किसको कहते हैं, कहते हैं हाफ, यानी जितना है सब में से आधा कितना मिला, हेट्रोजाइगस टाल मिला, ठीक है ना, हेट्रोजाइगस टाल मिला। और ये क्या है बेटा, होमोजाइगस डार्फ, यानी 1/4 1/4 यानी 25% क्या मिल गए, होमोजाइगस ड्वार्फ मिल गए, ठीक है ना, होमोजाइगस ड्वार्फ, क्योंकि ये स्मॉल टी हुआ तो ड्वार्फ हुआ, कैपिटल टी हुआ तो टाल हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो ये वाला कैरेक्टर बेटा, कैपिटल टी वाला तो डोमिनेंट कैरेक्टर था, स्मॉल टी वाला रिसेसिव कैरेक्टर था, तो कैपिटल टी वाला इसको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, ठीक है ना, और अपने आप को कैपिटल टी ने एक्सप्रेस किया, तो F1 पीढ़ी में क्या दिखा था बेटा, टाल लक्षण दिखा था, इसलिए हेट्रोजाइगस भले था लेकिन वो स्मॉल टी रिसेसिव होने की वजह से वो सप्रेस हो गया, कैपिटल टी डोमिनेंट था, वही अपने आप को एक्सप्रेस किया। क्लियर बेटा, ठीक है, यानी ये चीज यहाँ पर आपको पता चला, ठीक। अब इतना आपको ये चीज कंफर्म हो गया। एक चीज और आप यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे हमने आपको बताया था कि टाल वाले पौधे पर, ड्वार्फ वाले पौधे पर टाल वाले पौधे का पॉलन ग्रेन यहाँ पर डाला गया था, ठीक है ना, डाला गया था, लेकिन फिर क्या हुआ, यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने उल्टा कर दिया था, ठीक है ना, उल्टा कर दिया था, यानी कि ड्वार्फ वाले पौधे का पॉलन ग्रेन टाल वाले पौधे पर डाला, ड्वार्फ वाले पौधे का पॉलन ग्रेन टाल वाले के स्टिग्मा पर डाला गया, तो इस प्रकार के क्रॉस में भी इनको सेम यही रिजल्ट प्राप्त होता है, जो फिनोटिपिकली 3:1 रेशियो प्राप्त हुआ, जीनोटिपिकली 1:1 रेशियो प्राप्त हुआ, यही सेम ट्रेट्स इनको प्राप्त हुआ था। इस प्रकार का जो इन्होंने क्रॉस करवाया था इसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना, इसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं मिलता है, सेम रिजल्ट इन्होंने सातों के सातों पेयर कैरेक्टर्स को इन्होंने लेकर के करवाया, सातों के सातों पेयर बेटा जो मैं बता रहा हूँ, जो भी हमने यहाँ पर 7 पेयर कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखे थे, जो 14 ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स आपको मिले थे, कुल 14 ब्रीडिंग कैरेक्टर्स आपको मिले थे, उन सबको लेकर के इन्होंने क्रॉस करवाया और उनको सब में यही रिजल्ट प्राप्त हुआ बेटा, ठीक है, सब में यही रिजल्ट इनको प्राप्त होता है, ठीक। अब इतना आपको पता चल गया बेटा। अब हम जैसे हमने कहा कि मेंडल को क्यों F1 पीढ़ी में, ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी में क्यों F1 पीढ़ी में यही लक्षण प्राप्त हुए, कैसे इन्होंने पता लगाया कि ये प्योर है, ठीक है ना, कैसे इन्होंने पता लगाया कि ये प्योर है, ये चीज, इसको तो इससे भी अगर इनको ये पौधा मिलता तो ये भी तो टाल होता ना, टाल से अगर इसको इससे क्रॉस करा देते तो यहाँ पर रिजल्ट कुछ और मिल जाता F1 में, ठीक है ना। तो इसकी प्योरिटी के लिए कि यहाँ पर जो इसमें जीन है वो प्योर है, होमोजाइगस कंडीशन में है कि नहीं है, इसको पता लगाने के लिए मेंडल ने एक स्पेशल टाइप का क्रॉस किया था, जिसको हम बेटा टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस को अभी आप इमीडिएट यहीं पर समझ लो वो क्या चीज होता है बेटा, ठीक है ना। तब तक मैं बेटा इसको मिटाता हूँ, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। हाँ,
ये हम अब बेटा हम समझते हैं कि टेस्ट क्रॉस कैसे उन्होंने पता लगाया कि जो टाल प्लांट है, जो टाल प्लांट है, टाल प्लांट में तो हमें दो रेशियो दो जीनोटाइप प्राप्त हो सकते हैं, एक है होमोजाइगस टाल, एक है हेट्रोजाइगस टाल। ये तो प्योर है और ये हाइब्रिड है। तो कैसे पता लगाया कि ये इसमें प्योर है? तो बेटा देखो, आपको पता ही है कि इस प्रकार का जो क्रॉस होता है, यहाँ पर जो क्रॉस होता है वो F2 में ये चीज प्राप्त हुआ ना, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, F1 में ये चीज प्राप्त हुआ। तो अब क्या किया, जो F1 का ये पौधा है, ठीक है ना, F1 का ये जो पौधा है, टाल वाले को ड्वार्फ वाले से क्रॉस कराया। तो यानी यहाँ पर ये इसको लिया और यहाँ पर ये इसको लिया, तो इसके पास बेटा दो गैमेट्स बने, ये बने, ये बने, ठीक है ना, ये बने, और यहाँ पर ये सिर्फ स्मॉल टी बना। तो अगर आप इसको पुनेट स्क्वायर में करना चाहते हैं तो पुनेट स्क्वायर में आप इसको सिंपली ऐसे कीजिए, तो यहाँ पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ स्मॉल टी और स्मॉल टी ही रहेगा, ठीक है। तो इसका इससे क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला आपको, और यहाँ पर आपको इसका इससे किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, और यहाँ पर स्मॉल टी मिला, और यहाँ पर इससे ये इसका इससे स्मॉल टी मिला। यानी फिर समझ लीजिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये मिला आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी ये मिला आपको, स्मॉल टी ये मिला आपको, स्मॉल टी ये मिला। यानी कि जो F1 को जब हम F1 प्रोजेनी को, F1 प्रोजेनी का मतलब संतान होता है बेटा, F1 प्रोजेनी को हम रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्लियर, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने F1 प्रोजेनी है, हमने रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया, तो यहाँ पर क्या मिला, ये हमें टाल मिला, ये क्या मिला, टाल मिला, ये क्या मिला, ड्वार्फ मिला, ये क्या मिला, ड्वार्फ मिला। तो यहाँ पर बेटा जो फेनोटिपिक रेशियो आए वो कितना आया, 2 टाल आए और 2 ड्वार्फ आया, तो हमें रेशियो क्या मिला, 1:1 मिला, ठीक है ना, रेशियो क्या मिला, 1:1 मिला। तो इससे एक चीज ये पता चल जाता है बेटा, इससे एक चीज ये पता चल गया कि अगर हमारे जो हमारा F2 का जो रिजल्ट आया, ये क्या है बेटा, ये F2 का रिजल्ट आया है, ठीक है ना। F2 के रिजल्ट में अगर हमें ये रेशियो प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि हमारा जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स को हमने सिलेक्ट किया है वो प्योर है कि इम्प्योर है, ठीक है ना, प्योर है कि इम्प्योर है। अब इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है बेटा, जो टाल वाले होंगे वो इम्प्योर होंगे और जो ड्वार्फ वाले होंगे वो प्योर होंगे, ठीक है ना, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर वो प्योर हुआ। तो एनसीईआरटी ने एक व्हाइट होमोजाइगस रिसेसिव फ्लावर के कलर को लेकर के यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है। उसमें यह पता लगाया है कि जो डोमिनेंट कलर पिंक होता है उसका जीनोटाइप पता नहीं है हमको, ठीक है ना, जीनोटाइप उसका अननोन है। इस चीज को पता लगाने का यहाँ पर प्रयास किया है, वो भी बहुत सिंपल है, उस चीज को भी यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर बेटा एक होमोजाइगस रिसेसिव यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू लिया है, ठीक है ना, कैसा है, होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है ना, रिसेसिव है। ये बेटा व्हाइट फूल का कलर है, ठीक है ना, मटर के व्हाइट फूल का कलर है, और इसमें बेटा स्मॉल डब्ल्यू लिया है, ठीक। और यहाँ पर बेटा एक प्लांट लिया, एक जो है इसको किससे क्रॉस करेगा बेटा, इसको किससे क्रॉस करेगा, एक हमारे पास जैसे यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं, जैसा एनसीईआरटी ने लिखा है वैसा ही हम आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू यही है, ये भी होमोजाइगस रिसेसिव ही है, ठीक ना, होमोजाइगस रिसेसिव ही है, ये भी होमोजाइगस रिसेसिव है, ये भी व्हाइट कलर का ही फ्लावर है, अब बेटा एक यहाँ पर एक फ्लावर है, ठीक है ना, एक फ्लावर है, यहाँ पर एक पिंक कलर का फ्लावर है। पिंक कलर के फ्लावर का हमें जीनोटाइप नहीं पता है, उसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है, लेकिन हमें आइडिया है कि वो या तो कैपिटल डब्ल्यू होगा या तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होगा, इन्हीं दो में से कोई एक हो सकता है। तो चलो इसका और इसके सबसे पहले क्रॉस कराते हैं, फिर इसको करवाएंगे। तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। एक यहाँ पर पुनेट स्क्वायर हमने बनाया, पुनेट स्क्वायर में हमने क्या किया, एक तरफ हमने स्मॉल डब्ल्यू को ले लिया, एक तरफ हमने कैपिटल डब्ल्यू को ले लिया। दूसरा पुनेट स्क्वायर हमने बनाया, यहाँ पर एक हमने इसका ले लिया, स्मॉल डब्ल्यू ले लिया, इसका फिर हमने कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू ले लिया। ये हमें पता नहीं है, हम अभी हमारा जो रिजल्ट आएगा F1 का
वो बताएगा, ठीक है ना, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो बताएगा। अभी इसको हम पता कर रहे हैं कि इसका जीनोटाइप कैसा है, ये होमोजाइगस कंडीशन में है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में, अर्थात प्योर है कि हाइब्रिड है, ठीक, ये पता लगाएंगे। ये अगर ये होगा तो प्योर होगा, ये होगा तो हाइब्रिड होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको इससे क्रॉस किया तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मिला, फिर इसको इससे क्रॉस किया तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मिला, फिर इसको इससे क्रॉस किया तो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू मिला, फिर इसका इससे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मिला। तो यानी यहाँ पर ये भी पिंक आया, ये भी पिंक आया, ये भी पिंक आया, ये भी पिंक आया, ठीक है ना, पिंक आया। तो यहाँ पर सारे के सारे पौधे क्या हुए, ऑल पिंक हुए, ऑल पिंक हुए। अगर हमें ये वाला, ये सारे के सारे जो F1 में, ये जो F1 है ये सारा का सारा हमें प्राप्त हो गया, तो ये जो फ्लावर है जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता होता है तो वो कैसा होगा बेटा, होमोजाइगस होगा, ठीक है ना, होमोजाइगस होगा, अर्थात ये प्योर होगा। तो अब अगर हमें कुछ इस तरीके के रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाते हैं, एक कैपिटल डब्ल्यू, एक स्मॉल डब्ल्यू, फिर एक स्मॉल डब्ल्यू, फिर एक स्मॉल डब्ल्यू, या फिर यहाँ पर क्या होगा, एक कैपिटल डब्ल्यू, फिर एक स्मॉल डब्ल्यू, फिर यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू, फिर स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। ये हुआ पिंक, ये हुआ व्हाइट, ये हुआ पिंक, ये हुआ व्हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 पिंक मिले, 2 व्हाइट मिले, तो 1:1 रेशियो मिलेगा, 1:1 रेशियो मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हमें ये रिजल्ट अगर F1 में प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब ये कैसा है, प्योर नहीं है, अर्थात हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो इस तरीके से इन्होंने, मेंडल ने जो अपना क्रॉस किया था वो सारा का सारा क्रॉस जो बेटा इस तरीके की प्योरिटी, गैमेट्स की प्योरिटी को चेक करके क्रॉस किया था, जिससे उनको बिल्कुल एग्जैक्ट नतीजे मिले हैं। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इसको बेटा हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं ना, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, यूजिंग पुनेट स्क्वायर ट्राइंग टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ स्प्रिंग ऑफ टेस्ट क्रॉस, व्हाट रेशियो डिड यू गेट, ठीक है ना बेटा, ठीक है। इतना चलो ठीक है बेटा, इतना आपको यहाँ पर ये क्लियर हुआ। 1 मिनट बेटा, ठीक है ना, इन्वर्टर फिर बोलने लगा। हाँ बेटा देखो, सडन बेटा लाइट ख़राब है और इन्वर्टर ऑफ हो जाने के कारण हम क्लास को अब आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। कुछ जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। जो फिगर संख्या जो माफ़ कीजिएगा, जो पेज नंबर जो 74 है उस पर कुछ क्वेश्चन दिया है, दिया हुआ है क्या है, यूजिंग पुनेट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए टेस्ट क्रॉस, व्हाट रेशियो यू गेट। आप इसको हमको बताइएगा कि आपने उसको रेशियो क्या मिलता है अगर आप नेचर में जो ऑफ स्प्रिंग को आप जो क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, ये, और यूजिंग द जीनोटाइप ऑफ दिस क्रॉस कैन यू गिव द जनरल डेफिनेशन फॉर ए टेस्ट क्रॉस का जनरल डेफिनेशन आप बता सकते हो, जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। अब हम आगे मेंडल्स के अब हम आगे पढ़ेंगे जो डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्होंने किया था, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तब तक आप आज क्लास को मैं रोकता हूँ। आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बगैर ये आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, एक बार इसको लेक्चर को सुन लेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।